हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग का एक बार और स्वागत है हमारा जो यूट्यूब चैनल है, रीजनिंग सीखो यूट्यूब चैनल इस पे। क्योंकि देखिए, अभी रेलवे के जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, इसमें जो है पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ है, जो कि आपको अभी जो है अंत के दिनों में देखने को मिल रहा है। तो जिनका भी पेपर 14, 17, 18, 19, 20, 21 या 25 को होने जा रहा है, तो बिल्कुल ही आप लोग इस क्लास को अंत तक देख लेना, क्योंकि नए पैटर्न से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हमने उसी के आधार पे आज जो है यहाँ पे क्लास को रखा हुआ है। तो जो भी मेरे दोस्त हैं जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अंतिम के दिनों में चाहते हैं कि वह बेहतर करें, तो बिल्कुल उन लोगों से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस क्लास को अंत तक देखना, क्योंकि बहुत बड़ा जो है बेनिफिट होने वाला है अगर आप आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं तो। सेम टू सेम जो है पैटर्न से प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको मैं क्लास में कराने वाला हूँ। तो फटाफट से हम लोग चलते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय कम है और ज़्यादातर प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे। पहला प्रश्न की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है 77वें गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं यार, तो कम से कम क्लास को लाइक कर दो। अगर आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत मैंने कर रखा है, तो बिल्कुल आपका मुझे एक लाइक का सपोर्ट आना चाहिए, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। और एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके। बिल्कुल फ्री क्लास रहता है ये। देखिएगा यहाँ पे, समझने की कोशिश कीजिएगा। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे। आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है आपके उर्सुला वोन देर लियन एवं एंटोनियो कोस्टा, ये जो है यूरोपीय संघ के जो है लोग थे। आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। यूरोपीय संघ के राष्ट्रपति थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा जो है 1 फरवरी 2026 को पेश किया गया केंद्रीय बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का जो है लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2। देखिएगा, अभी आप लोग के जो है करंट अफेयर के प्रश्न हम लोग करा रहे हैं, जहां से खास करके करंट अफेयर के प्रश्न डेली पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपके भी एग्जाम में 100% यही आने वाला है। और साइंस के भी प्रश्न हम कराएंगे, जहां से साइंस बार बार पूछा गया है जिन टॉपिकों से। फिर मैथ के भी प्रश्न कराएंगे और रीजनिंग के भी कराएंगे, तो थोड़ा सा तो वेट आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, बात किया जाए दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर का, तो जिन्होंने बताया है कि जो है 4.3% का जो है लक्ष्य रखा गया है, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, ये हम लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर जो है 3। तो देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो किताब है आपको याद रखना है, यानिक सिनर ने जीता है। यानिक सिनर, ऑप्शन नंबर सी जो है नाम आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का किताब कौन जीता है, यानिक यानिक सिनर ने जीता है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। वर्ष 2026 की शुरुआत में जारी वैश्विक आर्थिक आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व की कौन सी सबसे बड़ी जो है अर्थव्यवस्था बन गया है। क्वेश्चन नंबर चौथे के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए कि वर्ष 2026 की शुरुआत में वैश्विक आर्थिक जो है आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व का कौन सी नंबर का अर्थव्यवस्था का बना हुआ है ये, तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा चौथी। फोर्थ नंबर पे आ चुके हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल
ने 1 फरवरी 2026 को अपना कौन सा जो है स्थापना दिवस मनाया? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा 50वां, और जो है आप लोगों को याद रखना है 50वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। छठा नंबर प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है कि फरवरी 2026 में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? क्वेश्चन नंबर छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं, और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने क्वेश्चन नंबर छठे का यहाँ पे राइट उत्तर बताया है नई दिल्ली, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नई दिल्ली जो है आपकी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में भारतीय नौसेना द्वारा किस नई लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल का जो है प्रदर्शन किया गया है? गणतंत्र दिवस परेड 2026 में भारतीय नौसेना द्वारा नई लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल का जो है प्रदर्शन किया गया है। तो ये जो है किसका किया गया है? तो आपको याद रखना है LRASHM। ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी वाला बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। आठवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2026 में घोषित पद्म पुरस्कारों में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 8। आठवां नंबर प्रश्न आपके सामने है। आठवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना है कि वर्ष 2026 में घोषित पद्म पुरस्कार में दिग्गज अभिनेता जो धर्मेंद्र हैं, उनको किस सम्मान से जो है मरणोपरांत धर्मेंद्र जो है सुनील कह रहे हैं, सनी देओल के जो पिता हैं, उनको जो है कौन सा अवार्ड मिला है? तो आप लोग को याद रखना है पद्म विभूषण। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। बजट 2025-26 के अनुसार विदेशी शिक्षा और चिकित्सा व्यय पर टीसीएस को 20% से घटाकर कितना कर दिया गया है? टीसीएस को 20% से घटाकर कितना किया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में बताइएगा। तो ये जो है 9% से 20% से इसको घटाकर 2% कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है यहाँ पे बैडमिंटन प्रतियोगिता थाईलैंड मास्टर्स 2026 का जो है महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। पूछा गया है कि बैडमिंटन प्रतियोगिता थाईलैंड मास्टर 2026 का जो है महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे देविका सिंघा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। 11वां नंबर प्रश्न देखिएगा। 77वें गणतंत्र दिवस परेड 2026 में भारतीय वायुसेना ने किस विशेष फॉर्मेशन के साथ फ्लाई पास्ट का जो है नेतृत्व किया? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 में जो भारतीय वायुसेना एयरफोर्स ने किस विशेष फॉर्मेशन के साथ फ्लाई पास्ट का जो है नेतृत्व किया? क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं सिंदूर फॉर्मेशन, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। 12वां नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय जनता पार्टी ने नई राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जनवरी 2026 में किन्हें चुना? क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया बीजेपी के जो है नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? क्वेश्चन आपके सामने है
12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो है नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है 2026 में कौन बने हैं। तो ये जो है नितिन नवीन बने हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ए को चुना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13। फरवरी 2026 में भारत के किस स्थान को नए रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि फरवरी 2026 में भारत के किस स्थल को नगर रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो जिन्होंने बताया है छारी ढंग गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में फरवरी 2026 में किसने शपथ लिया। क्वेश्चन नंबर 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 2026 में किसने शपथ लिया है। तो जिन्होंने बताया है जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाक, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15। केंद्रीय बजट 2026 में एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए किस नई योजना की जो है घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे एमएसएमई ग्रोथ फंड, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16। उत्तल दर्पण द्वारा किसी वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा किसी वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट उत्तर हो जाएगा आभासी, सीधा और छोटा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, आभासी, सीधा और छोटा। किसी भी उत्तल दर्पण द्वारा जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ये आभासी, सीधा और उल्टा बनता है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अत्यधिक स्राव से आमाशय की आंतरिक परत को बचाने का कार्य कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 17वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और आप लोगों से हमने रिक्वेस्ट कर रखा है कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम को अभी नहीं दिए हैं, एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, जिनका एग्ज़ाम बाकी है, तो आप लोग यार कम से कम क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि जो आपको क्लासेज हम करा रहे हैं सुबह शाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है और खास करके आपको डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न देखने को मिलने वाला है एग्ज़ाम हॉल में। तो आप हर एक क्लास को करिए। तो सलेस्मा या म्यूकस बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18। आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19। 10 ओम और 15 ओम के दो प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 सभी लोग बताइएगा 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए 19वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो समतुल्य प्रतिरोध बराबर होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ये तो होता है। आप यहाँ से निकाल लो 1/r मतलब 1/10 प्लस 1/15,
इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 30, ये 10 तिया 30 और 15 दूना का 30, ये 3 2 5 हो गया, 5 के पहाड़ में 6, 1/6 और इधर है 1/r। तो r का वैल्यू निकालोगे तो इधर पलट जाएगा और इधर भी 1/6 है तो ये भी पलट के आ जाएगा 6 ओम। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। न्यूमेरिकल है, आपको याद रखना है बेहतर तरीके से। जब भी समतुल्य प्रतिरोध का है तो इसका फॉर्मूला 1/r1 प्लस 1/r2 बराबर 1/r होता है, ठीक है। श्रेणी क्रम कहता है तो r बराबर होता है r1 प्लस r2 प्लस r3, जितने प्रतिरोध होंगे उसको डायरेक्ट जोड़ा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण बुझे हुए चूने पर किस गैस की अभिक्रिया कराने से होता है? ब्लीचिंग पाउडर ये जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो है निर्माण बुझे हुए चूने पर कौन सी गैस की अभिक्रिया कराने से होता है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा क्लोरीन और Cl2। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? मनुष्य के शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21। 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो देखिए, इंसुलिन की कमी से जो है रोग होने वाला है ये मधुमेह होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए कह रहा है कि कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जब पूछेगा कार्य और ऊर्जा, इसमें किसी का भी एसआई मात्रक पूछता है आपसे तो डायरेक्ट आपको याद रखना है कि जो है कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो भी जूल होता है और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है 23 नंबर प्रश्न, पौधों में भोजन का स्थानांतरण किस रूप में और किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में भोजन का स्थानांतरण किस रूप में और किस ऊतक द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सुक्रोज के रूप में, फ्लोएम द्वारा। सुक्रोज के रूप में फ्लोएम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 24। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डुबोया जाता है तो घोल का रंग हरा क्यों हो जाता है? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के जो है नीले घोल में डुबाया जाता है तो घोल का रंग हरा क्यों हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं आयरन सल्फेट बनाने के कारण। ऑप्शन नंबर बी आयरन सल्फेट बनाने के कारण बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख या प्यास और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जिन्हें बताया है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 26। 100 वाट के एक विद्युत उपकरण का प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है। 30 दिन में इसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा कितनी यूनिट होगी? क्वेश्चन नंबर जो है 26। 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ चुके हैं कि इसमें टोटल जो है कितना यूनिट खर्च हुआ है। तो देखिए यूनिट निकालना है तो आपको कितना वाट है 30 सॉरी 100 और कितना देर आप यूज कर रहे हो 100 वोल्ट 10 घंटा यूज कर रहे हो और 30 दिन कर रहे हो। सबको गुणा कर लो और बट्टा में 1000 कर लो यूनिट निकालने के लिए। ये हो जाएगा आपका 30 यूनिट। 30 यूनिट ऊर्जा जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की स्थिति कहाँ होती है?
आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की स्थिति कहाँ होती है? क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है धातुओं और अधातुओं के बीच, धातुओं और अधातुओं के बीच, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 28। निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के कहाँ बनता है? निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के कहाँ बनता है? तो देखिए, निकट दृष्टि दोष में हमेशा आपको याद रखना है कि जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना के सामने पहले बनता है। ऑप्शन नंबर जो है सी, निकट दृष्टि दोष में जो है क्या होता है कि प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29। जिप्सम को किस तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? जिप्सम को किस तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 30। 30वां नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी वस्तु का संवेग उसकी किस भौतिक राशि के गुणनफल के बराबर होती है? किसी वस्तु का संवेग उसकी किस भौतिक राशि के गुणनफल के बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 30, जिन्होंने बताया है द्रव्यमान और वेग, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा, गणित का आ चुका है। सभी लोग जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक देखेंगे इस प्रश्न को, और कहीं ना कहीं जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनका अभी भी एग्जाम बाकी है, तो बिल्कुल आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। ठीक है, बेनिफिट आपको 100% देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। देखिए, सबसे पहले जो दिया है आप लिख लो उसको A/B, 2/3, फिर B/C है यहाँ पे 4/5। अब इधर जाएंगे तो हम बढ़ा देंगे 3, इधर जाएंगे तो बढ़ा देंगे हम 4, इधर गुणा करेंगे 4 दूना का 8, 4 3 12, और इधर हो जाएगा 3 5 15। अब देख लो यहाँ पे कहाँ पे है 8 12 15, 8 12 15 भाई साहब ऑप्शन नंबर ए वाला है। ऑप्शन नंबर ए में देख लो, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है यहाँ पे रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न है। आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि यदि किसी निश्चित कोड भाषा में ऑरेंज को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में एप्पल को जो है कैसे लिखा जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताने की कोशिश करना है कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। ये जो प्रश्न आप देख रहे हो इसके राइट उत्तर आपको बताने हैं। सबसे पहले मैंने देखा कि ओ का कोड कितना होता है, 15 होता है, आर का कोड 18 होता है, और सेम टू सेम यहाँ पे लिखा गया है। ए का कोड 1 होता है, एन का कोड 14 होता है, जी का कोड 7 होता है, ई का कोड 5 होता है। बिल्कुल सभी के सभी जो यहाँ पे वैल्यू है सेम टू सेम बैठा रखा है। ठीक है, तो अब हमें किसका निकालना है यहाँ पे? एप्पल का। तो एप्पल ए का 1 हो जाएगा, पी का 16 हो जाएगा, डबल 16 होना चाहिए, डबल 16 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दोनों लोग गलत। एल का कितना होता है 12, ये 11 लिखा है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही उत्तर है। आपको यहाँ पे कलम चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33 लिखा हुआ है कि किसी संख्या का 35% यदि 140 है तो उस संख्या का 80% कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 33 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ चुके हैं, सभी लोग फटाफट से अपने राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। मान लो कि संख्या मेरे पास है x, उसका 35% निकालना है, तो ये हो जाएगा 35/100। निकालोगे तो ये मिलेगा आपको 140। ठीक है, तो हम पता कर लेते हैं x का वैल्यू। ये हो जाएगा 5 के पहाड़े में 35 5 140। तो x का वैल्यू जब निकालने जाएंगे तो ये तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा 500। इसमें बोला क्या है कि भाई साहब इस संख्या का 80% निकालो, तो 80/100 कर दो। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 8 बचे 40। 400 जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 34, सभी लोग जितने भी मेरे दोस्त हैं निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। बात किया जाए यहाँ पे 4 से 9 लिखा, 9 से 16, 16 से 25, 25 से 36, तो अगला पद हमें बताना है। जब मैंने देखा तो ये सारे के सारे संख्याएं क्या हैं, वर्ग हैं, किसी न किसी संख्या के वर्ग हैं। तो आप क्लियर जो है यहाँ पे बना सकते हो कि ये जो है 4 2 का वर्ग है, फिर 3 का वर्ग है, फिर 4 का वर्ग है, फिर 5 का, फिर 6 का। तो हम जो है अगला 7 का वर्ग निकालेंगे, कितना होता है 49। 49 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है इस प्रश्न का। मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्नों में आप गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 35वां नंबर प्रश्न देखिएगा। 5,000 रुपया की राशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितना ब्याज होगा, ये हमें बताना है, केवल ब्याज। क्वेश्चन नंबर 35, क्या लगता है आपको, फटाफट से आप बताने की कोशिश करो। जितने भी मेरे दोस्त हो जो इस क्लास को देख रहे हो, कहीं ना कहीं आप बेहतर तरीके से इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करो। जैसे मुझे पता चला कि मेरे पास मूलधन कितना है भाई साहब, 5,000 रुपया है, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय कितना है 3 और बटा में होता है 100। मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 होता है फॉर्मूला, आपको बताया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 3 5 15, 15 हो गया। 15 पे कितने जीरो बचे हैं, एक तो यहाँ एक तो यहाँ, 2 जीरो लगा दो। 1,500 रुपया जो है यहाँ पे ब्याज के रूप में मिल जाएगा आपको 3 वर्षों में। मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी, बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 36। देखिए दिशा से रिलेटेड प्रश्न है। इसने कहा है, आप समझिएगा, कि जो है राहुल पूरब की ओर 10 मीटर चलता है। पूरब जो है 10 मीटर चलता है राहुल, ठीक है। सबसे पहले पूरब देख लो है कहाँ पे, यहाँ से इधर जाओगे तो ये होता है पूरब। 10 मीटर चलता है, फिर बायां मुड़ता है, बायां मतलब ऊपर की दिशा में, और 5 मीटर चलता है, ठीक है जी। 5 मीटर ऊपर चल गया, फिर जो है बायां मुड़ता है तो बायां ये दिशा हुआ, और 10 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है, आप यहाँ पे हो, पहले इधर गए, फिर इधर गए, फिर यहाँ पे आ गए हो। तो यहाँ से जो है आप कितनी दूरी पे है, तो देख लो डायरेक्ट, इधर 5 का है तो इधर भी 5 मीटर दूर रहोगे, ये आयत बन रहा है तो। और कौन सा दिशा है, ऊपर कौन सा दिशा होता है, तो उत्तर होता है। मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना था तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर देखिएगा, कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिनों में तथा बी जो है उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 37वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बात किया जाए यहाँ पे तो एक व्यक्ति है ए, ये काम को 10 दिनों में कर रहा है। भाई साहब एक दूसरा व्यक्ति है, ये कह रहा है हम तो 15 दिनों में काम को समाप्त कर देंगे। तो हमने क्या किया, इन दोनों से टोटल वर्क निकाला, तो इनका एलसीएम लोगे तो 30 आ जाएगा। 10 के पहाड़े में 30 मरतबे, 15 के पहाड़े में 2 मरतबे, मतलब ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। ओवरऑल देखेंगे तो 3 और 2 जोड़ लोगे तो 5, ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि दोनों मिलकर ये काम कितने दिनों में करेंगे, तो टोटल काम हमारे पास है 30, और कराना है किससे, ए और बी से। तो ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 5 में 6 से गुणा कर 30 में भाग दे दो, तो 5 6 का 30, मतलब दोनों मिलकर 6 दिनों में काम को समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि जो है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश कहा। आप समझ लो खुद आप रमेश हो, ठीक है। जब भी ब्लड रिलेशन के इस तरीके का प्रश्न आए तो आप अपने ऊपर ले लो, ठीक है, कभी भी प्रश्न गलती नहीं होगा। वह मेरे पिता के, आप कह रहे हो कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे, पिता के इकलौता बेटा कौन हुआ भाई साहब, आप खुद हो। पिता का इकलौता बेटा कौन है, आप खुद। बेटे की बेटी है, तस्वीर वाली लड़की रमेश से कैसे संबंधित है, तो आप यहाँ पे कह रहे हो कि वह मेरे पिता की इकलौती बेटे, पिता का इकलौता बेटा तुम हो, आप की बेटी, तो आपकी क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। भाई साहब इसमें भी गलती करोगे, नहीं, कभी भी नहीं कर सकते हो। आप खुद पे लेकर अगर बनाओगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है एक वस्तु को 450 में बेचने पर 10% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को जो है कितना में बेचना होगा,
क्या लगता है आपको, बन जाएगा? बन जाएगा ये प्रश्न? बिल्कुल बन जाएगा भाई साहब, बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कोई वस्तु है जो आपको 450 रुपया में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो आपको हो रहा है 10% का हानि। तो आप पहले पता करोगे कि खरीदे कितने में हो। तो खरीदे हो 100 में और बेचे हो 90 में, ठीक है। अब इसने कहा है कि 20% का लाभ कमाना है, अर्थात 100 रुपये का सामान खरीद के हमें 120 रुपये में बेचना होगा। ये जो है 100 से 100 कट जाएगा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा। 5 से जो है हम 120 में गुणा करेंगे, 12 × 5 = 60। ये हो जाएगा हमारा 600 रुपया। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित पैटर्न को देखिए और लुप्त संख्या को पूरा करना। मतलब हमारा जो है यहाँ पे वाट के स्थान पे वैल्यू बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। तो ये जो है हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, और जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे थे, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो आज का अंतिम जो 40 नंबर प्रश्न है इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। और जिन्होंने क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।